हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है तेजस शिक्षा चैनल पर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोगों का प्राचीन इतिहास का जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोगों का काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। मौर्य काल और मौर्यों के बाद का हम लोग कुषाण, सातवाहन, शुंग, इन सब वंशों के बारे में देख चुके हैं। और आज हम लोगों का बगैर टाइम ज़्यादा स्पेंड किए हम लोग शुरू करते हैं अपना गुप्त वंश। तो आज हम लोग गुप्त वंश और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे। गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में कोई हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश। तो आज हम लोग एकदम डीप में और ब्रीफली देखेंगे, और क्या क्या ज़रूरी है मैं वही आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको बाहर जानने की ना तो ज़रूरत है और ना ही मैं आपको उससे ज़्यादा बाहर बताऊंगा। चलिए देखिए, ये रहा आपका गुप्त वंश का जो मैप है कि गुप्त वंश में जो शासक हुए, उनका शासक हुए, उनका कहाँ कहाँ पर शासनकाल था। ठीक है, देखिए गुप्त वंश का सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुप्त वंश कब से कब तक था। तो 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्तों का शासन था। ठीक है, आप लोग क्या कब से कब तक था गुप्तों का शासनकाल? 320 से लेकर 550 ईस्वी तक। आर के पेपर में मिलान करने के लिए आया हुआ था इसे। ठीक है, जो कुषाण एम्पायर था उसके पतन के बाद गुप्त शासकों का शासन आता है। और कुषाण सबसे पहले सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, उनका जब पतन हो गया तो गुप्त वंशों का शासन आया जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और मौर्यों के बाद इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सभी लोगों को, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि इसमें जो मौर्य शासन था उसके बाद भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य गुप्त शासकों ने ही किया। और इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे और क्यों कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? गुप्त वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने। इसका संस्थापक कौन था? ये यहाँ से पेन चेंज करने दीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो तो उसे, कोई भी सजेशन हो तो उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी और इसने महाराज की उपाधि धारण करी थी। श्रीगुप्त ने। ठीक है, और फिर उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बना? घटोत्कच शासक बना। इसके जस्ट बाद घटोत्कच शासक बना। ठीक है, घटोत्कच शासक बना और इसने भी केवल किसकी उपाधि धारण की? महाराज की। बस इतना ही आपसे पूछेगा, श्रीगुप्त और घटोत्कच से केवल इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका अजंता एलोरा की जो गुफाएं थी उनका ये पेंटिंग दिया हुआ है। गुप्तों के समय की ये पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है ये गुप्तों के समय की पेंटिंग है। ये देखिए अजंता एलोरा की दीवारों पे पेंटिंग करी है। अभी मैं इनके बारे में भी आपसे डीप में बात करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोगों को देखते हैं अपना। घटोत्कच के बाद कौन शासक बना? घटोत्कच के बाद बना चंद्रगुप्त शासक बना। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। इसने किसको राजधानी बना? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजधानी इसने बनाई पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बना ली। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक था? इसका शासन था 320 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 335 ईस्वी तक ऐसा इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के राजरोहण के समय इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से भी शादी करी। लिच्छवी की राजकुमारी। चलिए पेज एकदम ऊपर करने दीजिए, बाद में आप लोगों को दिखा देंगे। हाँ चलिए हम लोगों का यहाँ से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी करी? लिच्छवी की राजकुमारी। इसके सिक्कों से इसकी इस बात की जानकारी मिलती है कि इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। कुमार देवी
से शादी करी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना? समुद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त बना। इसके बाद कौन बना? समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक था? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है। इसे पराक्रमांक भी कहते हैं। पराक्रमांक, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है। और इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये लिच्छवी की राजकुमारी के इसके जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी शादी करी थी, इसीलिए ये कुमार देवी से पैदा हुआ था, तो इसीलिए लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवियों का नाती लिच्छवी दौहित्र मतलब होता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग सर्वराज्योच्छेदा के नाम से भी जानते हैं। सर्वराज्योच्छेदा, सभी राज्यों को जीतने वाला। क्यों? क्योंकि इसने भारत के अधिकतर राज्यों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। जितना भी उत्तर की तरफ जितने भी राज्य हैं उन पे अधिकार कर लिया था। और समुद्रगुप्त को ठीक भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। इसे विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि ये एक भी युद्ध हारा नहीं था। भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। और इसने कैसे सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त ने कांच के सिक्के चलाए। इसने कांच के भी, शीशे के भी सिक्के चलाए थे। कांच के सिक्के चलाए। और उन कांच के सिक्कों में इसके बारे में क्या लिखा गया है? कांच के सिक्कों में लिखा गया है कि इसे इसे कांच के सिक्कों में अप्रतिस्थ व कृतांक परशु भी कहा गया है। कृतांक परशु भी कहा गया है, समझे आप लोग? इसे अप्रतिस्थ व कृतांक परशु कांच के सिक्कों में कहा गया है। और हरिसेन इसी के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे दरबारी कवि थे इसी के। और हरिसेन दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन से अभिलेख लिखे थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे थे। यूपी कांस्टेबल ने पूछा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित था? तो हरिसेन से संबंधित था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में कितनी पंक्तियाँ? 33 पंक्तियाँ। इसमें टोटल 33 पंक्ति हैं। 33 पंक्ति हैं, ठीक है। और इसे ही अशोक की इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को ही अशोक का स्तंभलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे जहांगीर जो है इलाहाबाद ले जाता है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति को जहांगीर इलाहाबाद लेकर जाता है। इसी जहांगीर इलाहाबाद ले जाता है और वहाँ पे अपना नाम लिखवा देता है उसी के नीचे जहाँ पे इसका लिखा हुआ था, इलाहाबाद ले जाता है। पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत, आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत वाला जो इलाका है, इस पर 2 बार आक्रमण किया। और दोनों बार आक्रमण करके सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। वो आर्यावर्त को इसने क्या नाम दिया? आर्यावर्त को नाम दिया इसने आर्यावर्त प्रबोधनम। आर्यावर्त प्रबोधनम, ठीक है। इसने अपनी जो आर्यावर्त की विजय था उसको क्या संज्ञा दी? आर्यावर्त प्रबोधनम। इसने आठवीं राज्य मतलब मथुरा से नर्मदा, रुक जाइए पेज ऊपर से। इसने आठवीं राज्य मतलब मथुरा से लेके, मथुरा आपका यमुना, ठीक है। यमुना के इलाके में जो मथुरा पड़ती है वहाँ से लेके मथुरा से नर्मदा तक का, ठीक है, उन्हें आठवीं राज्य कहा जाता था। उसने आठवीं राज्यों को भी जीता, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के जो राज्य थे, दक्षिण भारत के, उनमें 12 राज्य थे, 12 राज्य, उन पर भी शासन आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और दक्षिण अभियान में ये नहीं किया था कि डायरेक्ट हमला करके उनको अपने अंदर ले लिया था। जैसे इसने वहाँ पर दक्षिण में जो अभियान किया था उसमें इसने कौन सी नीति अपनाई थी? इसने ग्रहण की नीति अपनाई थी। जैसे किसी ने दे दिया मोक्ष मतलब कि आप हमारे अंदर आ जाइए और आपको बाकी हम सारा प्रोटेक्शन देंगे। मोक्ष, आप अपना राजकाज चलाते रहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। ग्रहण, कोई अपना राज्य अपने आप दे दिया उसे ग्रहण कहा जाता था। मोक्ष
जो थी, आप अपने अंदर अपना शासन खुद चलाइए मगर हमारे अंदर रहिए। और उसने अनुग्रह 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 मतलब कि बातचीत के माध्यम से कई राज्यों को दक्षिण भारत में मिलाया था, दक्षिण भारत के कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अपने विजयों के कारण ही इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ, मैंने ऊपर बताया। समुद्रगुप्त की अधीनस्थता जो थी वो सिंघल देश यानी कि श्रीलंका ने भी अपनाई थी। सिंघल देश यानी कि श्रीलंका ने भी अपना ली थी। ठीक है, और गुप्त काल में सीमावर्ती राज्यों को प्रत्यंत राज्य कहा जाता था। गुप्त काल में यानी समुद्रगुप्त के समय जो सीमावर्ती बॉर्डर वाले इलाके थे, सीमावर्ती राज्य जो थे उनको क्या कहते थे? सीमावर्ती राज्यों को प्रत्यंत राज्य कहा जाता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी और कृष्णचरितम संस्कृत में लिखा था। इसने कविराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। इसने कविराज की उपाधि धारण की और क्या लिखा था? कृष्णचरितम लिखा था। कृष्णचरितम संस्कृत में लिखी थी, क्योंकि गुप्त के समय वैष्णव धर्म काफ़ी जोर पकड़े हुए था और बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था गुप्त काल के समय। और समुद्रगुप्त के सिक्कों से वीणा प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। ये वीणा बजाते थे, ये वीणा का प्रेमी भी था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था? वीणा प्रेमी था, यानी वीणा बजाता था। और समुद्रगुप्त ने कौन से यज्ञ करवाए थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ मैं। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। और इसका शासन कब से कब तक था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक था 375 ईस्वी से लेकर आपका 415 ईस्वी तक। एक्चुअली इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद इसका बड़ा बेटा रामगुप्त शासक बनता है, मगर रामगुप्त जो होता है वो अयोग्य शासक होता है। रामगुप्त एक्चुअल में शासक बनता है, क्योंकि बड़ा बेटा तो रामगुप्त था मगर रामगुप्त अयोग्य होता है। इसके ऊपर रामगुप्त के ऊपर शक शासक क्या करता है? एक शक शासक रुद्रसेन होता है। रुद्रसिंह ये हमला कर देता है। और बदले में ये क्या करता है? अपनी इसकी बीवी मांग लेता है रामगुप्त से कि अपनी बीवी को हमारे हवाले कर दो। तो इसकी बीवी का क्या नाम था? हमला कर ध्रुव देवी की मांग करता है कि अपनी बीवी हमें दे दो। तो ये क्या करता है? इथी का नाम बहुत ही कमज़ोर शासक होता है, तो सोचता है कि राजकाज तो पड़ा, इथी का नाम बीवियाँ तो आती जाती जाएंगी, राजकाज अपना दे के हटाओ, ऐसा इथी का नाम कोई ज़रूरी थोड़ी है। अपनी बीवी देने के लिए राजी हो जाता है। तब चंद्रगुप्त वो क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी इथी का नाम भाभी जो ध्रुव देवी थी इनसे शादी करता है। और ध्रुव देवी से शादी करने के बाद तुरंत ही रुद्र सिंह पर चुपके से डोली में बैठ के जाते हैं सब। इथी का नाम कि ये ध्रुव देवी की डोली आई है, ये ऐसा उसको रुद्र सिंह को भ्रम हो जाता है और डोली में बैठ के अपने जाते हैं और वहाँ पर रुद्र सिंह के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और फिर अपनी इथी भाभी ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। क्या करें, मजबूरी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, शकों पर जब ये शक शासक रुद्र सिंह को हरा देता है चंद्रगुप्त, विजय प्राप्ति के बाद किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं। चलिए इसके अन्य नाम देख लेते हैं, पेज ऊपर करने दीजिए। इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के देवराज। इसे देवराज भी कहा गया इसके सिक्कों में। रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का ये रहा। ये जो दोनों सिक्के हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के ही सिक्के हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसे देवराज भी कहा जाता है। देवराज के बाद और क्या कहा जाता है? देवराज। और फिर उसके बाद इसे देवगुप्त भी कहा जाता है, देवगुप्त। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। गुप्त काल का स्वर्ण युग भी इसी के काल में, इसी के समय गुप्त काल जो था वो काफ़ी फला फूला और काफ़ी फैला भी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से तो बिया किया ही, उसके साथ ही इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी शादी करी। कुबेर नागा से शादी करी।
ठीक है। इसने नागवंश की राजधानी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। इसकी पुत्री का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम, इसकी पुत्री का नाम, और ये आपका किस में आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था AHC का, उसमें आया था। चंद्रगुप्त की इसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती था, ठीक है। और प्रभावती की शादी इसने किससे करी थी? प्रभावती की शादी इसने वाकाटक, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, महाराष्ट्र, वाकाटक नरेश, आज का आपका जो महाराष्ट्र है वही वाकाटक, ठीक है, महाराष्ट्र नरेश रुद्रसेन से शादी हुई थी, ठीक है, प्रभावती की, ठीक है। और ध्रुव देवी से जन्मी जो इसकी भाभी थी, जिसे ये शादी किया था, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उससे किसका जन्म हुआ? ध्रुव देवी से जन्म हुआ कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त ध्रुव देवी का पुत्र था, ध्रुव देवी का पुत्र, ध्रुव देवी एंड चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमार गुप्त की शादी इसने किससे कर दी? इसे शादियाँ भी करना जरूरी होता है भाई, शादी नहीं करेंगे तो इतनी का नाम राजकाज फैलेगा कैसे? राजकाज भी तो फैलाना है। इसने कुमार गुप्त की शादी किससे कर दी? कुमार गुप्त की शादी इसने कर दी कदम्ब नरेश, कदम्ब आपका कर्नाटक, जो आपका आज का कर्नाटक है, कदम्ब, उसको कदम्ब देश भी कहा जाता था, कुंतल देश भी कहा जाता था, ठीक है, आपका जो कर्नाटक वाला इलाका है। कदम्ब नरेश काकुत्सवर्मन, नरेश काकुत्सवर्मन की पुत्री, की पुत्री से शादी कर दी, ठीक है, पुत्री से शादी कर दी। सोचिए उत्तर भारत में तो इसका राज्य था ही, और प्लस इसने क्या किया? वाकाटक नरेश महाराष्ट्र साउथ की तरफ जो गया, महाराष्ट्र में अपनी बेटी की शादी प्रभावती गुप्त की शादी कर दी, और बेटी की शादी अपना कर्नाटक में कर दी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से यज्ञ करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त के द्वितीय के सिक्कों पर घोड़ों का भी चित्र मिलता है, इसके सिक्कों पर घोड़ों का चित्र मिलता है, घोड़ों का चित्र मिलता है। और गुप्त शासकों ने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, घोड़ों का चित्र मिलता है। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, सबसे सर्वप्रथम तो सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, मगर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे, सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे, गुप्त शासकों ने चलाए थे। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश और कुषाण वंश दोनों के बारे में दे देता है सोने के सिक्के चलाने में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो कुषाणों ने चलाए थे, मगर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। और चंद्रगुप्त के सिक्कों पर 2 घोड़ों का चित्र मिलता है। और शक शासक रुद्र सिंह पर विजय के बाद बाघ के चित्र के, जब शक शासक रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त कर ली थी तो इसने बाघ के चित्र वाले सिक्के भी चलवाए, बाघ के चित्र वाले सिक्के चलाए थे इसने। किस पर? रुद्र सिंह, शक शासक पर विजय के बाद। रुद्र सिंह शक शासक था, ये शक शासक, वही जिसकी कहानी मैंने शुरू में बताई है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न कौन कौन से थे? पहले, और काफ़ी धुरंधर थे। अभी देखिए आप लोग, पहले थे आपके कालिदास, और दूसरे थे आपके धन्वंतरी, तीसरे थे आपके वराह मिहिर, फिर चौथे हैं आपके अमर सिंह, और 5वें हैं आपके छप्पड़क, छठे हैं आपके शंकु, ये इनके 9 रत्नों के बारे में पूछ लेता है। फिर 7वें आपके बैताल भट्ट, ये 9 रत्न थे, बैताल भट्ट। फिर 8वें आपके घटकरपर, और इन्हीं से प्रेरित होकर अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को बनाया था। फिर है आपका वरुचि, ये आपके 9 रत्न थे, ठीक है। ये और एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि 9 रत्न किसके दरबार में थे, या इनका नाम दे देगा और पूछेगा कि किसके दरबार में थे, ठीक है। शकों के हराने के बाद इसने क्या किया था? शकों को हराने के बाद इसने शकों को हराने के बाद
उज्जैन को राजधानी बना लिया था, उज्जैन को राजधानी बनाया, क्योंकि शकों का जो बोलबाला था वो उज्जैन वाले इलाके में ही था। उज्जैन को राजधानी बनाया, उसे उजाड़ दिया शकों को। फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा पर आया, भारत यात्रा पर आया चीनी यात्री। और फाहियान की बुक का क्या नाम है? फू क्यू की। सीजीएल का काफ़ी वो वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, फू क्यू की। फाहियान की बुक का नाम है। फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक सिक्के चलाए जो स्वर्ण, चांदी व तांबे के थे, सिक्के थे। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछता, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहता था। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के उनको रुपयक कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को दिनार आप लोग नोट कर लीजिएगा, साथ में आप लोग नोट करते चलिए, रुपयक कहते थे। और सोने के सिक्के कितने भारी थे? 144 ग्रेन के थे, 144 ग्रेन के सोने के सिक्के थे। चंद्रगुप्त के सिक्कों में लक्ष्मी माता का भी चित्र मिलता है, लक्ष्मी माता, क्योंकि वैष्णववाद को प्रोत्साहित करते हैं। लक्ष्मी माता का चित्र। और किसका चित्र मिलता है? धनुर्धारी, धनुर्धारी का भी चित्र मिलता है, ठीक है, इन धनुष हाथ में लिए। और गुप्त शासकों ने छत्रधारी सिक्के भी चलाए। छत्रधारी सिक्के मतलब जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे में हाथ से यज्ञ करते हुए, यानी कि ये अपना लोहा मनवाना चाहते थे। छत्रधारी कि देखो अश्वमेध यज्ञ जब कर लिया तो उसने छत्रधारी सिक्के चलवाए। एक हाथ में इसमें के छत्रधारी सिक्कों पर क्या छपा होता था? एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य बार आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय को यज्ञ करते हुए दिखाया जाता था। इन्होंने अश्वारोही सिक्के भी चलाए, घोड़ों पर बैठकर विजय पताका फहराते हुए अश्वारोही सिक्के चलाए, ठीक है। फिर आपका फिर आपका चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? कुमारगुप्त। हाँ देखिए, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बना था शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त शासक बना, ठीक है, कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त जैसे ही शासक बना, इसने किसकी उपाधि धारण की? कुमारगुप्त। पेज ऊपर करने दीजिए। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, कौन कौन सी उपाधि धारण की? इसने महेंद्रादित्य, शकारादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। और कुमारगुप्त ने किसका निर्माण कराया? नालंदा विश्वविद्यालय का। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? बिहार में, ठीक है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और नालंदा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। जो बौद्धों की महायान शाखा थी उसका ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और फिर कुमारगुप्त के बारे में जानकारी हमें इसके कुल 18 अभिलेखों से, इसके 18 अभिलेख जो हैं उनसे मिलती है, 18 अभिलेख। और पुराणों में भी इसका उल्लेख है, पुराणों से पुराणों व 14 प्रकार के सिक्कों से, 14 प्रकार के सिक्के इसके मिले हैं जिनसे हमें कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। और यह सर्वाधिक समय तक शासन किया, परंतु कोई युद्ध नहीं किया था। सर्वाधिक समय तक इसी का शासन था, सर्वाधिक समय तक शासन इसी का था, कुमारगुप्त का, ठीक है। इसी ने शासन किया, परंतु कोई युद्ध नहीं किया था। चलिए पेज ऊपर करने दीजिए मुझे। और कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के ढाले थे। इसने मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली वाले सिक्के चलवाए थे, मयूर शैली के सिक्के। और इसने कौन कौन से अभिलेख खुदवाए थे? इसने बेलसड़ यूपी में बेलसड़ अभिलेख खुदवाया था।
अपने बारे में लिखवाया था अभिलेख। और ये बेलसड़ अभिलेख आपका कहाँ है? एटा, उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है। और कुमारगुप्त ने गढ़वा के 2 अभिलेखों में स्वयं को परम भागवत भी कहलाया है। गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख में इसने क्या कहलवाया अपने आप को? परम भागवत, परम भागवत कहलवाया है अपने आप को, स्वयं को। और इसका और भी कई अभिलेख हैं, जैसे आपका तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख ये आपका कहाँ पर है? तुमैन अभिलेख है आपका ग्वालियर, एमपी में, ठीक है। तुमैन अभिलेख। फिर आपका करमडंडा अभिलेख, करमडंडा अभिलेख, करमडंडा अभिलेख आपका है फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद, करमडंडा अभिलेख। और है आपका मंदसौर अभिलेख। ये अभिलेख पूछ देता है कि किसके बारे में है और कहाँ पर स्थित है। मंदसौर अभिलेख। अभी आपके यूपी हाल ही में जो यूपी कांस्टेबल का पेपर जो लीक हुआ है उसमें पूछ दिया था हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो हरिसेन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में है आपका। मंदसौर के बाद आपका सांची अभिलेख, सांची अभिलेख, ये भी आपका एमपी में ही है, सांची में। पेज ऊपर करने दीजिए, सांची अभिलेख हो गया। फिर आपका मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। मथुरा आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कुमारगुप्त के बाद आपका कौन गुप्त शासक बना? कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है कुमारगुप्त के बाद। और कुमारगुप्त अपनी मौत से नहीं मरता, ये प्रयागराज में जाकर अपना प्राण त्याग कर देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये अपना प्राण त्याग कर देता है। ऐसा मानना था कि प्रयाग में जो मरता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे जाके अपना प्राण त्याग करता है अपने आप से, ठीक है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जब शासक बना है, और ये अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त वंश का। ये भी आप लोगों से पूछा है, अंतिम प्रतापी शासक कौन था? अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया और सकारादित्य की उपाधि धारण की। इसने शकों को पराजित करने के बाद सकारादित्य की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहोम अभिलेख से। कहोम आपका गोरखपुर में है, कहोम अभिलेख आपका गोरखपुर, गोरखपुर, कहोम अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, योगी जी का प्रदेश जो है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसने सकारादित्य की उपाधि धारण की और इसने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे, वृषभ शैली के सिक्के चलवाए, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने हुणों को भी पराजित किया और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। हुण मतलब जो आपके आज के जाट और गुज्जर हैं उनको, जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने हुणों को पराजित किया, हुणों को पराजित किया। हुण आपकी एक ट्राइब थी जो अफगानिस्तान के इलाके से आई थी और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में पाई जाती थी। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार कराया। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ये भी आप लोगों से पूछता है, जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। और स्कंदगुप्त से क्या मिलता है? स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी भीतर गांव, कानपुर से, भीतर गांव भी कहा जाता है, भीतर गांव कानपुर में आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और कहोम अभिलेख तो आपका गोरखपुर में, ये तो आप लोगों ने देखा ही। और गढ़वा अभिलेख से भी इसने कौन कौन से अभिलेख खुदवाए? भीतरगांव, कहोम और गढ़वा अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त की। और स्कंदगुप्त के बाद आपका, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक बना, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक बना। और इसके बाद भी और अन्य कई शासक बने, धीरे धीरे अन्य कई शासक बने। और पुरुगुप्त ने क्या किया? पुरुगुप्त ने बौद्ध धर्म त्याग कर, वैष्णव धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वैष्णव धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। इसने वैष्णव धर्म को त्याग दिया और वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लिया। पुरुगुप्त आपका कब शासक बना था? 467 ईसा पूर्व से लेकर 473 ईसा पूर्व तक।
ईसापुर कहाँ यार, हद है। 467 ईस्वी से लेकर 473 ईस्वी तक। और गुप्तों के शासनकाल में ही पुराणों का संकलन हुआ था, ठीक है। पुराणों का संकलन क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो पुराणों का संकलन इसी के गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ, ठीक है। पहले ये इधर उधर बिखरे हुए थे, फिर धीरे धीरे इनका और पुराणों का संकलन हुआ। और भी कई अभिज्ञान शाकुंतलम और जैसी कई मालविकाग्नि मित्रम ऐसी जैसी कई टीका नाम रचनाएँ की गई, इसीलिए इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। और पुरुगुप्त के बाद आपका बुद्धगुप्त शासक बना, पुरुगुप्त के बाद आपका बुद्धगुप्त शासक बना, बुद्धगुप्त का शासन कब से था? 476 से लेके 495 ईस्वी तक, ठीक है। और बुद्धगुप्त के बाद आपका भानुगुप्त शासक बना, भानुगुप्त। ये सब प्रतापी नहीं थे मगर हाँ अपना राजकाज चला रहे थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि बुद्धगुप्त के बाद भानुगुप्त शासक बना। और भानुगुप्त के बाद कौन बना? भानुगुप्त के बाद वन्यगुप्त शासक बना, वन्यगुप्त, ठीक है, वन्यगुप्त। और वन्यगुप्त के बाद आपका शासक बना कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय प्रथम नहीं, कुमारगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त द्वितीय के बाद विष्णुगुप्त शासक बना, विष्णुगुप्त, ठीक है। और यही अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। शुद्ध रूप से तो इनका शासन खत्म हो गया था 473 उत्तर के पास ही, 473 ईस्वी के पास ही जब पुरुगुप्त का शासन खत्म हुआ, ठीक है। मगर 100 सालों तक छोटा मोटा इधर उधर इनका शासन चलता रहा। और फिर उसके बाद कई अलग अलग जो राज्य थे वो अपना स्वतंत्र हो गए। दक्षिण के कई राज्य जो जिसे समुद्रगुप्त ने अनुग्रह मोक्ष इत्यादि नीतियों से अपनाया था, अपने अधीन किया था, उनको वो सब स्वतंत्र होकर अपना अलग अलग राज्य बना लिए। जैसे चोल चेर पांड्य तमाम तरीके के संगम कदम ये सब निकल के आने लगे। तो उसी तरीके धीरे धीरे हर कोई स्वतंत्र हो गया। जब हर कोई स्वतंत्र हो गया फिर तब उसके बाद कुछ सालों तक तो इधर उधर छोटे मोटे शासन इनका चलता रहा। फिर अंतिम में आया जब इन सब छोटे छोटे राज्यों को अंतिम उसके बाद इकट्ठा किसने किया? पुष्यभूति वंश ने, पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से आप लोगों का शुरू होता है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को ही हम लोग वर्धन वंश कहते हैं, वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश दोनों एक ही हैं। रुकिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्धन वंश ये उनका शासन, वर्धन वंश का शासन था। ये आपका यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर ये लिए हुए, ठीक है, आपका वर्धन वंश का शासक था। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे आपके पुष्यभूति ही। इसी ने अपने नाम से वंश की स्थापना करी थी, पुष्यभूति, ठीक है। और ये पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ करी थी? हरियाणा के अम्बाला में, जो आपका अम्बाला है आपका वहीं पे हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। वहीं पे अम्बाला के पास ही थानेश्वर जिला है, थानेश्वर, वहीं पर पुष्यभूति वंश की। और इसका प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो था प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम प्रतापी शासक था ये प्रभाकर वर्धन। और ये अपने वंश में चौथा था। पुष्यभूति के बाद और भी 3 लोग हुए और ये प्रभाकर वर्धन अपने वंश में चौथा था। प्रभाकर वर्धन ने इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण करी थी महाराजा धीराज। जो राजा जितना बड़ा होता था उतना बड़ा अपना का नाम वो धारण करता था उपाधि दिखाने के लिए, देखो हम इतने बड़े राजा हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इसने किसकी उपाधि धारण की? परम भट्टारक की उपाधि धारण की। और प्रभाकर वर्धन के ही 2 पुत्र थे। पहला था आपका, इसके 2 पुत्र थे। पहला पुत्र था हो जाइए कहाँ है, ऊपर चला गया। पहला पुत्र था आपका प्रभाकर वर्धन का राज्यवर्धन, ये भी काफ़ी प्रतापी शासक था। और दूसरा इसका पुत्र था हर्षवर्धन, और ये भी काफ़ी प्रतापी शासक था, ठीक है, हर्षवर्धन। और इसकी एक बेटी थी, एक बेटी, उसका नाम क्या था? राजश्री। चलिए मुझे पेज ऊपर कर लीजिए। राजश्री। और यहाँ से हम लोगों का एक्चुअल पुष्यभूति वंश से जो पूछता है वो हम लोग देखेंगे। राजश्री का विवाह इसने कर दिया था मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से। राजश्री का विवाह
मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से कर दिया था। ठीक है, और ग्रहवर्मन से करने के बाद जो ग्रहवर्मन की जो हत्या है, कुछ लोग मिलकर हत्या कर देते हैं, और वो लोग कौन थे? ग्रहवर्मन की हत्या, क्योंकि कन्नौज उस टाइम फर्टाइल इलाका था। जो फर्टाइल इलाका था तो उसी का नाम है, ये कन्नौज का शासक था मौखरी वंश, जो मौखरी नरेश ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन की हत्या कन्नौज पर थी अपना शासन अधिपत्य स्थापित करने के लिए। मालवा नरेश जो था, मालवा का राजा, मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक। गौड़ मतलब आपका बंगाल वाला इलाका, गौड़ नरेश शशांक, इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं ग्रहवर्मन की। ठीक है, और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। और राजश्री को बंदी बनाने के समय उसी समय प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन, जब ये ग्रहवर्मन की हत्या होती है तो प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है पक्षाघात से। ठीक है, अपनी बेटी का हाल सुन के। कब होती है इनकी मृत्यु? 605 ईस्वी में। ठीक है, और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है और उधर ग्रहवर्मन की भी हत्या हो जाती है, तो उस टाइम जो राज्यवर्धन था वो हुणों से युद्ध में फंसा हुआ था। जो हुण थे उनसे युद्ध कर रहा था। हुणों से निपटने के बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, और राज्यवर्धन ने मालवा पर अभियान शुरू कर दिया। राज्य अपने बहन का बदला लेने के लिए, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा राज्यवर्धन ने मालवा पर हमला कर दिया। जैसे ही हुणों से छुट्टी पाया, हमला कर दिया। कहाँ पर? मालवा पर। और यहाँ पर उसकी विजय तो हो जाती है, परंतु रास्ते में लौटते समय जो होता है, इसकी हत्या, राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है? गौड़ नरेश शशांक, इसका मालवा नरेश का जो मित्र था शशांक, इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, शशांक इसकी हत्या करवा देता है राज्यवर्धन की। और राज्यवर्धन के बाद कौन शासक बनता है आपका? 606 ईस्वी में। सोचिए इतने समय में ही क्या से क्या हो गया। और राज्यवर्धन के बाद आपका बनता है छोटा भाई। हालांकि इसका उम्र उतना ज़्यादा नहीं रहता, ये 12 साल का ही रहता है, हर्षवर्धन। राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन शासक बना। ठीक है, और हर्षवर्धन शासक बनता है, 12 साल नहीं 16 साल की उम्र थी, 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में ये शासक बनता है। और उसके बाद ये कार्य करता है, हर्षवर्धन ने सबसे पहले बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता लेता है, क्योंकि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे वो इधर उधर घूमा करते थे। दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को खोजता है, अपनी बहन का पता करता है, राजश्री को खोजता है। और खोजने के बाद क्या करता है? अपनी बहन राजश्री को खोजा, और फिर गौड़ नरेश शशांक के खिलाफ अभियान छेड़ देता है। परंतु शशांक जो होता है वो बिना लड़े ही युद्ध के मैदान से भाग जाता है। और जब गौड़ नरेश, जो बंगाल का नरेश था, वो भाग जाता है, तो हर्ष ने स्वयं को उसके बाद, इस युद्ध के बाद हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र की उपाधि दी। और अपनी राजधानी क्या करता है? कन्नौज को बना लेता है। कन्नौज राजधानी बना लेता है अपनी। बहन के पास रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि परिवार में अब वही एक उसकी अपनी बची हुई थी। कन्नौज को राजधानी बनाता है। ठीक है, और थी जो कन्नौज की रानी होती है, वो अपनी बहन को ही बना देता है, राजश्री को ही। और ये कहा जाता था कि इसने थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी कन्नौज में। और कन्नौज में दोनों भाई और बहन राजश्री और हर्षवर्धन दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। ठीक है, भाई और बहन दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। और हर्षवर्धन ने कामरूप शासक भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक को हराया था। ठीक है, भास्कर वर्मा कामरूप का शासक था, ये कामरूप देश का शासक था। ठीक है, वहाँ का शासक था भास्कर वर्मा, उससे संधि करके शशांक को हराता है। और 620 ईस्वी में हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने, ये फिर उसके बाद अपना मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ अपना राज्य फैलाने के लिए। मगर यहीं पर क्या होता है, उसके दक्षिण अभियान को पुलकेशन द्वितीय एक होता है शासक, यहाँ नर्मदा नदी यहीं से बहती है, वहीं पर इसे हरा देता है हर्षवर्धन को। और जब हरा देता है तो उसके बाद ये संधि होती है कि नर्मदा के उत्तर का जो इलाका है वो हर्षवर्धन के अंदर रहेगा, और दक्षिण का इलाका आपका पुलकेशन द्वितीय के अंदर आ जाता है। चलिए, दक्षिण अभियान के क्रम में नर्मदा के तट पर
ये अपना उत्तर भारत में तो सबको जीत उत लेता है। नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य, नरेश पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, ये चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है, हर्षवर्धन को हरा देता है। जब हर्षवर्धन हार जाता है तो वहीं से इसका युद्ध अभियान रुक जाता है। और हर्षवर्धन जो था ये अपना अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में लड़ता है। 643 ईस्वी में अंतिम युद्ध गंजाम का युद्ध लड़ता है, अंतिम युद्ध गंजाम का युद्ध लड़ता है। ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ है, अंतिम युद्ध गंजाम का युद्ध लड़ता है। और इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ह्वेनसांग चीनी यात्री था, ह्वेनसांग भारत आया। ठीक है, और ह्वेनसांग को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसे नीति का पंडित भी कहते हैं, नीति का पंडित। और इसे क्या कहा जाता है, इसे वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि। ह्वेनसांग भारत में अध्ययन के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी बुक का क्या नाम है, ह्वेनसांग की बुक का नाम है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सी यू की इसकी बुक का नाम है। ठीक है और हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की भी उपाधि धारण की थी, इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण करी थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण करी थी हर्षवर्धन ने, परम भट्टारक की। और हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इसने नागानंद लिखी थी, नागानंद लिखी। ठीक है, नागानंद के बाद रत्नावली लिखी। ऐसा माना जाता है कि इसके दरबारी में से किसी ने लिखी थी, जिसे इसने अपना नाम दे दिया, मगर हमें अपना नाम दिया या किसका नाम दिया इससे क्या मतलब है, हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, तो हम लोग अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। और इसने प्रियदर्शिका लिखी, प्रियदर्शिका। और एक अंतिम पुस्तक है हर्षचरित। ये तो 3 पुस्तकें तो इसने अपने स्वयं लिखी थी। ठीक है, ये हर्षवर्धन की लिखी हुई पुस्तकें हैं, हर्षवर्धन की लिखी हुई पुस्तकें हैं। और हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है हर्षचरित, उसे किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, और हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। हर्ष के दरबार में कौन कौन था, बाणभट्ट थे, बाणभट्ट, ये भी एग्जाम पूछ देता है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट थे। फिर मयूर थे, मयूर के बाद हरिदत्त थे, फिर आपका जयसेन थे। ये लोग कवि और लेखक थे। ठीक है, हर्ष के दरबार में। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की। और यह वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कन्नौज का फिर उसके बाद जो है जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वर्धन वंश खत्म होने लगता है। और फिर उसके बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ जाता है आपका। अब यहाँ से नया टॉपिक हम लोगों का धीरे धीरे, जब वर्धन वंश खत्म हो जाता है, वर्धन वंश के बाद कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए यहाँ से नया टॉपिक है आपका कन्नौज, क्योंकि कन्नौज जो था वो फर्टाइल इलाका था। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध, ये फर्टाइल इलाका था। फर्टाइल इलाके के लिए हर जगह पहले कृषि वगैरह ही थी, मुख्य आय का स्रोत थी ना, तो कृषि के लायक जो भूमि होगी वहाँ पे मारपीट होगा करेगी। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध कब से कब चला था, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला था। सोचिए 400 सालों तक चला। ठीक है, और इसमें कौन कौन था कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में, राजस्थान के परिहार थे, राजस्थान के प्रतिहार थे। और कौन था, बंगाल के पाल थे, क्योंकि वर्धन वंश के पतन के बाद तो ये सब धीरे धीरे गुज्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल हो गया था और राष्ट्रकूट अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था, बंगाल के पाल। और फिर उसके बाद एक और था आपका मान्यखेत मतलब महाराष्ट्र, आपका मान्यखेत, आपका महाराष्ट्र वाला इलाका। यहाँ पे किसका शासक था, मान्यखेत के राष्ट्रकूट,
कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के बीच में था, ये जरूर पूछ लेता है। राजस्थान के प्रतिहार, बंगाल के पाल और मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ठीक है। और कन्नौज संघर्ष की शुरुआत जो है प्रतिहार नरेश, चलिए पेज ऊपर करने दीजिए। कन्नौज संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज पर हमला कर करी थी। सबसे पहले कन्नौज पर हमला प्रतिहार नरेश वत्सराज ने करी, ठीक है। कब इसने किया था हमला? 783 ईस्वी में, 783 से लेके और ये युद्ध चला 785 ईस्वी तक, ठीक है। इसने हमला कर लिया और कन्नौज पर हमला कर, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव इसने कब अधिकार कर लिया? 779 ईस्वी से लेकर आपका 793 ईस्वी तक, ठीक है। इसका शासन था, कन्नौज पर हमला किया। और फिर उसके बाद पाल नरेश धर्मपाल, बंगाल का आपका जो पाल नरेश धर्मपाल ने भी हमला कर विजय प्राप्त करी, पाल नरेश धर्मपाल। और इसने कब विजय प्राप्त करी थी? 775 में, 775 से लेके 810 ईस्वी तक, ठीक है। इसका शासन था। कन्नौज पर हमला कर दिया और धर्मपाल ने ही किसकी उपाधि धारण करी थी? उत्तरापथ स्वामी की, उत्तरापथ स्वामी, क्योंकि कन्नौज उत्तर में पड़ता था। उत्तरापथ स्वामी, देखिए कन्नौज का आप लोगों को मैप में भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, मान चलिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है, ये आपका कन्नौज वाला इलाका था, कान्यकुब्ज भी कहा जाता था इसे, ठीक है, या श्रीनगर भी कहा जाता था। ये देखिए, ये वाला जो इलाका है आपका कन्नौज का इलाका था। तो यहाँ पे तो पहले थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्षवर्धन लेकर चला है, तुम्हारा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका वर्धन वंश का पतन हो गया। जब पतन हो गया पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का, तो इस पर यहाँ बंगाल के पाल भी बैठे थे नज़र गड़ाए, राजस्थान की तरफ से प्रतिहार भी थे, और इधर थे आपके वो राष्ट्रकूट थे, ठीक है। ये सब अपना नज़र एकदम गड़ाए हुए थे। जैसे सब ठिकाना में यहाँ पर सब कमज़ोर हुए, इन सबको हटा उठा के ये सब अपना हमला कर देते थे, एक एक करके, ताकि ये वाला इलाका, ये काफ़ी फर्टाइल इलाका है। आप लोग देखते ही मैप में गंगा यमुना का ठिकाना मैदान है, काफ़ी फर्टाइल इलाका है, इसीलिए यहाँ पर मारपीट मच जाती थी, ठीक है। कन्नौज पर हमारा अधिकार होगा, कन्नौज पर हमारा अधिकार होगा। और ये देखिए आपका लाइन कैपिटल, ये वर्धन वंश का जो ग्वालियर अभिलेख मिला है, ठीक है। ग्वालियर में एक किला है, ग्वालियर किला, वहाँ से ऐसा पिलर मिला, ये वर्धन वंश का सिंबल था, ठीक है। ऐसे उसके ऊपर शेर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ दोनों तरफ देख रहा है। देखिए दोनों तरफ शेर देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, शेर दोनों तरफ देख रहे हैं। जैसे अशोक की लाट आप लोग देखते हैं, उसी तरीके से ये वर्धन वंश की लाट है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों का जो है गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश खत्म होता है, ठीक है। और कन्नौज का आप लोगों का त्रिपक्षीय युद्ध भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का शुरू होगा जो राजपूत वंश है, जैसे गुज्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, पाल वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, इन सब वंशों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और ये जो अगला लेक्चर होगा वो प्राचीन इतिहास का अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोगों का शुरू होना चाहिए मध्यकालीन इतिहास, मगर हम लोग मध्यकालीन इतिहास को हो सकता है रोकें और मध्यकालीन इतिहास की जगह हम लोग शुरू करें भूगोल, ठीक है। भूगोल हो सकता है शुरू करें, मगर वो तो हम कल देखा जाएगा कि क्या शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ उसके बदले में मिल रहा है, तेजस शिक्षा। और ऐसा कंटेंट आपको यकीन मानिए कहीं मिलेगा नहीं। और यही है कि क्या नाम है, यहाँ पर मैं जोकरी थोड़ा करता नहीं हूँ, आपको यहाँ पर कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा कंटेंट के सिवा। और एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इसमें आप लोगों का नाम पीछे बैठे। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के देख लीजिएगा, आप औरों से बेहतर ही करके आएंगे। आप मेरे ऊपर बस भरोसा करिए। चलिए धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।